संसाधन में हम लोग वन्य और वन्य जीव प्राणियों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। 2, 3, 4 चैप्टर लगभग बचे हुए हैं जिसको हम आगे वाले दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वन एवं वन्य जीव। ठीक है। वन एवं वन्य जीव। वन क्या है? जब पेड़ पौधों की मात्रा कुछ दूर में फैल जाए, उसमें जीव जंतु निवास करना शुरू कर दें, जैव विविधता दिखना चालू हो जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं। हमारे जीवन में वनों का बहुत बड़ा महत्व है। इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहले वन के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। पेड़ पौधों का विकास एक विस्तृत क्षेत्र में होता है। जहां अनेक जीव जंतु निवास करते हैं, प्रजनन करते हैं तथा आहार श्रृंखला में भाग लेते हैं। इस क्षेत्र को वन कहा जाता है। इस क्षेत्र को वन कहा जाता है। ध्यान से समझो, हमारे इंसानों के जीवन में वनों का क्या महत्व है। बहुत बड़ा हमारे जीवन में वनों का महत्व है, और ख़ास तौर पे वन्य जीवों का भी। जैसे वन से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो वन है, उसमें ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों के कारण लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन प्राप्त होता है, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उत्पाद में वो लोग ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? वायुमंडल में रिलीज करते हैं। और वायुमंडल में ऑक्सीजन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा देर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो 2 से 3 मिनट में आदमी का काम क्या हो जाएगा? तमाम हो जाएगा। तो पहले तो वन्य का यही सबसे बड़ा महत्व है कि हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? वनों से, पेड़ पौधों से। दूसरा, हमने बात किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे जिस एरिया में रहते हैं वहाँ वर्षा की संभावना क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो पेड़ पौधे लगाने से वर्षा की भी क्या होती है? ज़्यादा संभावना होती है। तीसरा चीज़, जिस स्थान पे पेड़ लगे होते हैं वहाँ का मिट्टी जल्दी कटता है कि लेट से? लेट से। ऐसा क्यों? क्योंकि पेड़ के जो जड़ होती है वो मिट्टी को क्या करती है? पकड़ के रखती है। यहाँ से मिट्टी का कटान कम से कम होता है। तो तीसरा फायदा ये है। चौथा, हमें जलावन के रूप में लकड़ी कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधे इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमें रिसोर्सेस प्रदान करते हैं। खाने वाले जितने भी उत्पाद हैं, फल, सब्जियां, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। तो इसमें भी वो ज़्यादा योगदान रखते हैं। प्लस जितने भी वनों में जीव जंतु निवास करते हैं वो भी किसके ऊपर आश्रित हैं? वन के ऊपर, पेड़ के ऊपर। इसलिए ये सब हमारे ये जो वन है हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। थोड़ा और बातें लिखेंगे। वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है बेटा? जलावन के लिए लकड़ी, ऑक्सीजन, फल, उसके बाद इसमें लिख सकते हैं इसी के चलते मिट्टी की कटान क्या होती है? मिट्टी की कटान कम होती है और वर्षा ज़्यादा मात्रा में होती है। वर्षा ज़्यादा मात्रा में होती है। वनों को 5 प्रकार से विभाजित किया गया है भारत के अंदर। अत्यंत सघन, सघन, झाड़ियाँ, उसके बाद खुला और मैग्रोव।
5 प्रकार से क्लासिफिकेशन है वनों का, उसको भी हम देखेंगे अभी। पूरे विश्व में बात किया जाए तो सबसे घने जंगल पाए जाते हैं अमेज़न के जंगल में। कहाँ पे? अमेज़न के जंगल में सबसे घने वन पाए जाते हैं। इतना घना कि उसमें सूर्य का प्रकाश भी नीचे आने में बहुत टाइम लगता है या आता ही नहीं है। कई जगह डार्कनेस, अंधेरा सा छाया रहता है। इतने घने वन अमेज़न के जंगल में मिलते हैं। अमेज़न का जो जंगल है वो मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील में। तो पूछेगा सबसे घना वन कहाँ पाया जाता है? अमेज़न के जंगलों में, जो कहाँ स्थित है? ब्राज़ील के अंदर। और कहा जाता है पृथ्वी पे लगभग 20% ऑक्सीजन इसी से प्राप्त होता है। 20% ऑक्सीजन केवल इसी जंगल से प्राप्त होता है। कई सारे जीव जंतु यहाँ निवास करते हैं। हालांकि अन्य देशों में भी वन्य है, लेकिन ज़्यादातर अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। अभी थोड़ा सा वनों का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस प्रकार से वनों को विभाजित किया गया है। वनों को और कैटेगरियों में बांटा गया है। एक तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से बांटती है कि किसमें कितना छूट देना है उसके हिसाब से, और दूसरा वनों की डेंसिटी के आधार पर। अगर ज़्यादा घने घने वन हैं उसको अलग बोलेंगे, थोड़ा खुला खुला है तो खुला, झाड़ी टाइप का है तो झाड़ी, और मैग्रो जो समुद्री तट के किनारे होते हैं। एक एक करके विस्तार में चर्चा करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। तो चलो अब वनों को क्लासिफाई करते हैं। तो हम लिखेंगे घनत्व के आधार पर वनों का प्रकार। सबसे पहले तो घनत्व क्या होता है? घनत्व को अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, ये क्लासरूम है। अगर इस क्लासरूम में एक बेंच पे 7-7 लड़का और लड़की को बैठा दिया जाए तो ये क्लास ज़्यादा घना दिखेगा कि खाली खाली सा? तो घनत्व का मतलब क्या है? कम जगह में ज़्यादा आदमी को बैठा देना। यही क्या कहलाता है? एक बस में 50 लोगों की सीट है, 100 लोगों को बैठा दिया गया तो घनत्व ज़्यादा कि कम? एक बस में 50 लोगों की सीट है, 10 लोग बैठे हुए हैं, घनत्व ज़्यादा कि कम? मतलब एक ही क्षेत्र के अंदर अगर ज़्यादा चीज़ें समा जाए तो उसमें क्या बोलेंगे? उसकी घनत्व क्या है? ज़्यादा। तो हम बात करेंगे घनत्व के आधार पे वनों का प्रकार। मतलब एक ज़मीन है, उसके अंदर कितने पेड़ पौधे हैं। अगर ज़्यादा पेड़ है तो ज़्यादा घना, कम पेड़ है तो कम घना, वहीं इसका घनत्व है। घनत्व समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे एक क्लासरूम में 20 बच्चों का जगह है बैठने का, हमने 50 बच्चे बैठा दिए तो ज़्यादा सघन कि खुला? सघन कि खुला? सघन का मतलब ज़्यादा घन, सघन का मतलब ज़्यादा घना। तो जिसमें ज़्यादा लोग आ जाएंगे वो ज़्यादा घना, जिसमें खाली खाली सा रहेगा वो खुला। ठीक है, तो 5 कौन कौन से प्रकार हैं घनत्व के आधार पर वनों का प्रकार? कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? अत्यंत सघन, अत्यंत सघन। दूसरा वन लगा दो, सघन वन। तीसरा खुले वन। चौथा झाड़ियाँ। और 5वां मैग्रोव। ये 5 प्रकार से वनों का क्लासिफिकेशन है। यहाँ ध्यान दो, अत्यंत सघन मतलब हद से भी ज़्यादा घना। ऐसे वन को क्या बोलेंगे? अत्यंत सघन वन, जिसमें पेड़ों की जो डेंसिटी है वो एकदम पास पास है, एकदम पास पास, मतलब इतने घने हैं कि तुम दौड़ के जाओगे तो किसी पेड़ में टकरा जाओगे, इतने घने घने पेड़। तो उसको क्या बोलेंगे? अत्यंत सघन वन। अगर उसी में थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब इससे थोड़ा सा कम हो लेकिन अभी भी घना हो, तो क्या बोलेंगे? सघन वन। आप बिल्कुल खुला खुला, जैसे बगीचा देखे हो, बाग बगीचे में एक पेड़ यहाँ तो कुछ दूर के बाद एक पेड़, तो कुछ दूर के बाद ये पेड़, तो वैसे ऐसे वन क्या कहलाते हैं? खुले वन। और जहाँ पानी की मात्रा कम हो वहाँ क्या उगेंगे? झाड़ी। झाड़ियाँ देखे हो? झाड़ी नहीं देखो? कटीले झाड़ी जिसमें छोटे छोटे पेड़ होते हैं, झाड़ी टाइप का, तो वो हो गया झाड़ी। और मैग्रोव वन वो होता है जो समुद्र के खारे पानी से उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं? मैग्रोव। तो मैग्रोव वन जो हमेशा समुद्र के तट के किनारे पाया जाएगा। तो बताओ मैग्रोव वन बिहार में मिलेगा? बिहार में समुद्र है
तो बिहार में मैंग्रोव वन नहीं मिलेंगे। मैंग्रोव वन की शुरुआत गुजरात से होती है। ये पूरा क्षेत्र ऐसे पकड़े 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 चले जाओ कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के पास, ये पूरा का पूरा इस क्षेत्र में मैंग्रोव वन का विस्तार है। तो मैंग्रोव वन समुद्र के खारे पानी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो मैंग्रोव वन कहाँ हो जाएंगे, समुद्री तट के किनारे। कहाँ पे, समुद्री तट के किनारे। एकदम ज्यादा पेड़ पास पास हो तो क्या बोलेंगे, अत्यंत सघन। क्या बोलेंगे, जब पेड़ थोड़ा सा दूर दूर हो तो, बिल्कुल दूर दूर हो जाए तो, और झाड़ी टाइप का हो तो, और मैंग्रोव समुद्र के किनारे। मैंग्रोव कहाँ पे, समुद्र के किनारे। यस यू स्टैंड अप, यू स्टैंड अप। कहाँ पे होगा, समुद्र के किनारे। उसमें हम पहला देखने जा रहे हैं अत्यंत सघन वन। अत्यंत सघन वन। देखो जो भारत का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है जिसको बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्य, क्या बोलते हैं, इसमें ये है सिक्किम, ये क्या है, और यहां पे है असम, ये क्या है, तो देखो अत्यंत सघन वन जो होते हैं वो ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं। अच्छा, जहां ज्यादा वर्षा हो वहां ज्यादा पेड़ पौधे उगेंगे कि कम वर्षा वाले क्षेत्र में, ज्यादा वर्षा जहां पे होती है। तो चेरापूंजी और मौसिन राम किस क्षेत्र में है, असम में। मारेंगे मेघालय में, कहाँ पे है, चेरापूंजी और मौसिन राम दोनों कहाँ स्थित है, मेघालय में, जो पूर्वोत्तर राज्य का ही पार्ट है। तो इसीलिए इधर वर्षा ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे भी ज़्यादा उगेंगे क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र थोड़ा सा ज़्यादा है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अत्यंत सघन वन प्राप्त होते हैं। कौन से वन, अत्यंत सघन वन, यहीं पे सबसे ज़्यादा। अगर इस जमीन को 100% माने, इस जमीन को 100%, तो 70% यहाँ पे केवल और केवल जंगल होगा। समझ गए, 100% जमीन में कितना परसेंट जंगल, 70%। इतना घना, इतना घना। अगर एक जमीन को 100 भागों में बांटा जाए तो कितना भाग जंगल होगा, 70 भाग। केवल 30 भाग में लोग रहते हैं या खेती होती है। इतना घना वन है। ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अत्यंत सघन वन। समझ में आ रहा है, इसमें यहां लिख लेंगे, भारत में अत्यंत सघन वन, इरेजर दो, इरेजर दो, रहने दो, रहने दो। अत्यंत सघन वन पूर्वोत्तर राज्यों में असम और सिक्किम को छोड़ के बाकी जो और राज्य बचते हैं उसमें, किसको किसको छोड़ के, असम और सिक्किम, क्योंकि यहाँ थोड़ा वन जो है ना हल्का कम है। असम और सिक्किम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में, अन्य सभी राज्यों में कौन कौन सा आ जाएगा बोलो तो मेरे साथ, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में सभी राज्यों इत्यादि में पाया जाता है। इसका घनत्व कितना परसेंट होगा, इसका घनत्व लगभग 70% है। ठीक है, तो ये था अत्यंत सघन वन, जहाँ पे बिल्कुल पेड़ पौधों की जो स्थिति होगी एकदम पास पास होगी, एकदम पास पास। तो क्या बोलेंगे, अत्यंत सघन। मतलब बच्चों को एकदम पास पास बैठा दिए तो क्या बोलेंगे, अत्यंत सघन। एक बेंच पे जैसे एक बेंच पे 4 लोगों का बैठने का जगह था, हमने क्या कर दिया, 8 लोगों को बैठा दिया, तो अत्यंत सघन क्या हो गया, अत्यंत सघन। 8 लोगों के स्थान पर मैंने 6 लोगों को बैठा दिया, अभी भी क्या है, सघन है, अत्यंत नहीं। क्या हो गया, सघन, मतलब अभी भी घना है। 4 की बैठने की जगह तो 3 को बैठा दिया तो क्या हो गया, खुला खुला सा, आराम से फ्री सा बैठेगा, खुला। बात समझ आ गया, तो इस प्रकार से क्लासिफाई कर रहे हैं, इसको इरेज कर दो। अत्यंत सघन देख लिए, अब सघन देखने जा रहे हैं।
तो सघन वन अगर ज़मीन को हम 100% माने, ठीक है, तो 100% में लगभग 63% क्या होगा, वन होगा। कितना परसेंट, 63%। मतलब 100 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो कितना पार्ट वन होगा, 63 पार्ट। और इसके पिछले में कितना हो रहा था, 70। तो 70 मतलब ज़्यादा घना, 63 मतलब थोड़ा कम घना। तो लिखेंगे यह अत्यंत सघन वन से थोड़ा कम घनत्व वाला वन है। इसमें वनों का घनत्व लगभग 63% होता है। यह वन भी पहाड़ी क्षेत्र में ही मिलता है। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं उसके बारे में लिख लेंगे। भारत में इन वनों का विस्तार हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में है। क्लियर। पूछेगा पूरे भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में, मध्य प्रदेश। कहाँ पे, पूरे भारत के 2800 राज्य में सबसे अधिक विस्तार वनों का किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। याद रखना कहाँ पे, मध्य प्रदेश। ठीक है, इरेज करो। तीसरा बात करेंगे खुले वन के बारे में। अगर फिर से भूमि को हम 100% एज्यूम करें तो खुला वन लगभग 8% होगा। कितना कम हो गया, देखा। अत्यंत सघन कितना परसेंट, 70। कितना सघन कितना परसेंट, 63। खुला वन 100 पार्ट में बांटे तो 8 पार्ट में जमीन, अब बाकी के 92 पार्ट में भूमि ही भूमि। तो कितना खुला खुला सा महसूस होगा। समझ में आ रहा है। मतलब 100 लोगों को बैठने का स्थान था, कितना लोग बैठे हुए हैं। और उसमें अगर पूरे जमीन को कितना माना गया था, 100%, तो कितना लोग बैठे थे, 72, 70। तो 70 ज़्यादा घना घना बैठेगा कि 8 ज़्यादा घना घना बैठेगा। एक ही बेंच पे बात कर रहा था क्या। खुले वनों में पेड़ पौधों का घनत्व कम होता है। लगभग 7.12 के करीब है, लेकिन हम कितना परसेंट मान लेते हैं, लगभग 8% के बराबर। भारत में खुले वन का विस्तार मुख्य रूप से दक्षिण भारत के क्षेत्र में है। दक्षिण भारत के क्षेत्र में है। कौन कौन से राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा का कुछ भाग तथा असम के भी कुछ भाग इत्यादि में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, इरेज करेंगे। अगला बात करेंगे झाड़ियाँ तथा अन्य वनों के बारे में। खाली वने लिख दो। तो भाई झाड़ियाँ और अन्य वन कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पर पानी की मात्रा कम हो या जहाँ पे पर्वतों का विस्तार अत्यधिक नहीं हो। अत्यधिक पर्वत ज़्यादा विस्तृत होगा तो सघन या अत्यंत सघन। देखा ना, पूर्वोत्तर राज्य में भी ज़्यादा पहाड़ी था तो अत्यंत सघन,
इधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सब पहाड़ी क्षेत्र में है तो इसमें सघन। बाकी झाड़ियाँ तथा अन्य वन जहाँ पर्वत कम है और पानी की मात्रा ग्राउंड वाटर में भी कम है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे यहाँ पेड़ पौधों का घनत्व 10% से भी कम होता है। ऐसे वन भूमिगत जल की मात्रा कम होने से तथा पहाड़ी क्षेत्र नहीं होने से विस्तार करते हैं। भारत का ऐसा कौन कौन सा राज्य जहाँ मिलता है? तो भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि के क्षेत्र इसमें शामिल है। अब तुम लोग का एक क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाएगा कि पूछेगा कि घनत्व के आधार पर बिहार में पाए जाने वाले वन कौन से होते हैं? झाड़ियाँ तथा अन्य वन। ऑप्शन दे देगा अत्यंत सघन, सघन, झाड़ियाँ कि मैग्रो। क्या बोलेंगे? झाड़ियाँ। यहाँ देख लो अपना प्यारा सा राज्य बिहार कहाँ पे है, ठीक है। अब धीरे धीरे यहाँ भी वनों का विस्तार हो रहा है, लगभग 7.5% तक वन पहुँच गया है। क्लियर है? इरेज कर दो। लास्ट पढ़ेंगे मैग्रो वन। तो मैग्रो वन कहाँ उत्पन्न होंगे? समुद्री तट के किनारे किसका विस्तार होता है? मैग्रो वन का। तो ये गुजरात में होगा, महाराष्ट्र में होगा, उसके बाद गोवा में होगा, कर्नाटक में होगा, यहाँ पे गुजरात है, उसके बाद केरल में होगा, उसके बाद तमिलनाडु में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, उड़ीसा में होगा और पश्चिम बंगाल में होगा। ठीक है। यहाँ पे द्वीप है, कौन कौन सा? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में भी क्या होगा? कौन सा वन होगा? अंडमान निकोबार में कौन सा होगा? मैग्रो। जो समुद्र के किनारे है वहाँ पे कौन सा वन? मैग्रो वन। इधर लक्षद्वीप है, इधर भी कौन सा वन? मैग्रो वन। ठीक है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पुदुचेरी है, वहाँ भी दमन द्वीप है, वहाँ भी। तो हालांकि इनको छोड़ देंगे, हम मेन राज्यों को देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मैग्रो वन किस राज्य में पाया जाता है? यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। और डेल्टा का मतलब है जो समुद्र के किनारे बने और उसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जो मैग्रो वनों का विकास होता है। तो सबसे ज़्यादा मैग्रो वन कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, उसमें भी कहाँ पे? सुंदरवन के डेल्टा में। दूसरा नंबर पे पूछे, दूसरा नंबर में कौन सा स्थान आएगा? गुजरात। और तीसरा नंबर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मैग्रो वनों का विस्तार समुद्र तटीय प्रदेशों में है। इन वनों को पोषण समुद्री जल से प्राप्त होता है। भारत में 9 समुद्री सीमा वाले राज्य हैं
और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तीन नहीं, 4 केंद्र शासित प्रदेश। 4 कौन कौन से? यहाँ पे दमन व दीव, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ठीक है, प्रदेश हैं जिसमें मैंग्रोव वन का क्या है? विस्तार है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल में। इसको ऐसे घेर देते हैं लक्षद्वीप को। पश्चिम बंगाल में नीचे दिख रहा है, सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, ठीक है। और भी वनों का क्लासिफिकेशन है अलग अलग मोड में, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पांच प्रकार के वनों को हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था, और आज उसके आगे हम वनों का क्लासिफिकेशन किसी और मोड पे करने जा रहे हैं। प्रशासन की दृष्टि से वनों के कितने प्रकार होते हैं आज उसको देखेंगे। और हम लोग कल देखे थे डेंसिटी के आधार पर, घनत्व के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया था। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रशासन करने के दृष्टिकोण से वनों को विभाजित किया गया है। इस प्रकार से उसका विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। प्रशासकीय दृष्टिकोण से वनों का विभाजन। तो प्रशासकीय दृष्टिकोण से वनों का 3 प्रकार से विभाजन है। आरक्षित, दूसरा आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन, और तीसरा अवर्गीकृत वन। आरक्षित, रक्षित और तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लो, फिर उसको लिख लेंगे। आरक्षित का मतलब ऐसा वन जिसमें किसी को भी जाना अलाउ नहीं है, ना ही तुम उसमें अपने पशु को ले जाकर चरा सकते हो, पशु चरण बिल्कुल नहीं। उसमें से लकड़ी थोड़ी सी भी नहीं काटी जा सकती है। पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में रहता है, ऐसा वन क्या कहलाता है? आरक्षित। दूसरा रक्षित में आओ, ऐसा वन जिसमें सरकार के परमिशन से, जब सरकार अलाउ करे कि हाँ ठीक है इतना क्षेत्र में आप पशुओं को चरा सकते हैं, इतना क्षेत्र से आप लकड़ी को काट सकते हैं, तो ऐसे वन क्या कहलाते हैं? रक्षित वन। मतलब सरकार रक्षा तो करती है लेकिन कुछ छूट भी दे देती है। और अवर्गीकृत का मतलब है कि बिल्कुल सरकार इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाती। जैसे तुम्हारे बगीचा में जाके एक पेड़ काट दो, लकड़ी काट दो, पशु चरा दो, कोई रोकने आता है? नहीं रोकने आएगा तो ये कैसा वन हो गया? अवर्गीकृत। समझ में आ रहा है? लेकिन जंगल में जाके लकड़ी काट दो, बिना सरकार के परमिशन के लकड़ी नहीं काट सकते। वैसे में क्या होगा? उनके ऊपर केस हो जाएगा। ठीक है, तीनों समझ में आ गया? बिल्कुल लकड़ी नहीं कटाई हो, बिल्कुल पशु नहीं चराई हो, तो क्या हो जाएगा? सरकार के परमिशन से लकड़ी कटाई और चराई हो जाए तो, इस पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं हो तो, ठीक है। अब लिख लेते हैं बारी बारी करके, रहने दो। पहला हेडिंग रहेगा अपना आरक्षित वन। ऐसा वन जो पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में हो, यहाँ वनों से लकड़ी की कटाई एवं पशुचरण की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, ये वन जलवायु, वर्षा
भूमि क्षरण से बचाव के रूप में काम करती है। ठीक, दूसरा लिखेंगे रक्षित वन। ऐसे वन जिनमें सरकार की अनुमति के बाद कुछ क्षेत्रों में लकड़ी की कटाई एवं पशुचरण किया जा सकता है। कर दो इरेज। तीसरा में हम लिखेंगे अवर्गीकृत वन। जो रक्षित वनों से अलग हो तथा जिस पर व्यक्ति, समुदाय या सरकार का स्वामित्व हो, वहाँ पर लकड़ी कटाई एवं पशुचरण पर रोक नहीं हो। ऐसे वन अवर्गीकृत श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलो अब छोटा सा एक पॉइंट है हिमालय यव। हिमालय यव जो है ना, एक पेड़ आता है चिड़ी। चीड़ी पेड़ के प्रकार में ही आता है हिमालय यव। हिमालय यव एक पेड़ का नाम है और ये पेड़ हिमालय के पर्वतों में पाया जाता है। इसका नाम ही क्या है? हिमालय यव। मुख्य रूप से दो जगहों पर, एक हिमाचल प्रदेश और एक अरुणाचल प्रदेश। एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे ये पेड़ पाया जाता है। इसकी डाली से, टहनियों से, छाल से एक रस निकलता है जिसको हम बोलते हैं टैक्सोल। क्या बोलते हैं? टैक्सोल रस निकलता है जो कैंसर की बीमारी में काम आता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा इरेज करेगा। चलो, हिमालय के क्षेत्रों में खास तौर पर हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में यह पेड़ पाया जाता है। इसके डाल, शोरगुल नहीं करो, टहनियों, छाल इत्यादि से टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है जो कैंसर जैसी बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ेंगे रेड बुक डाटा क्या है। इसको थोड़ा इरेज कर दो।
अगला छोटा सा है रेड डाटा बुक। अच्छा, खतरे का निशानी का प्रयोग के लिए कौन सा कलर प्रयोग में लाया जाता है? इसीलिए यहाँ समझ लेना, रेड डाटा बुक एक ऐसा डाटा का किताब तैयार किया गया है जिसमें प्राणियों के नाम लिखे जाते हैं। ये क्या है? ये बुक है और इसमें डेटा रहता है। कैसा डेटा? अब इस बुक का नाम क्या दिया गया है? रेड, मतलब डेंजर श्रेणी में जो प्राणी पहुंच गए हैं, ऐसे प्राणी जिनका अस्तित्व थोड़े दिनों के बाद समाप्त हो जाने वाला है, ऐसे प्राणियों को रेड बुक डाटा में लिख दिया जाता है ताकि भर संभव इनको जितना हो पाए बचाने का क्या किया जाए? प्रयास किया जाए। संकटग्रस्त प्राणियों को किसमें शामिल किया जाता है? रेड बुक डाटा में। ऐसे प्राणी जो पहले बहुत ज़्यादा संख्या में थे, धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी आनी शुरू हो गई। ऐसे श्रेणी धीरे धीरे कमी होते होते वो कहाँ चले जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। उनको बचाने के लिए या लोगों को जानकारी देने के लिए कि हाँ भाई इनकी संख्या बहुत कम हो रही है, तो उसको किसमें उसका नाम लिखा जाता है? रेड डाटा बुक में। गौरैया पहले कितनी ज़्यादा यहाँ दिखाई पड़ती थी, अब कितनी दिखाई पड़ती है? बहुत कम। तो इसका मतलब वो संकटग्रस्त है, उसकी प्रजाति लुप्त होने वाली है। दूसरा चीज़, गिद्ध। हम लोग के समय तो गिद्ध बहुत सारे आसमान में उड़ते दिखाई पड़ते थे, अब कितने गिद्ध दिखाई पड़ते हैं? तो गिद्धों की प्रजाति भी कहाँ जा रही है? संकटग्रस्त है। ऐसे चीज़ें जो संकटग्रस्त में हो जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको किस में शामिल करेंगे? रेड डाटा बुक में। तो इसमें लिख लेते हैं, रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्राणियों को शामिल किया जाता है जिनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है तथा कुछ समय बाद वे विलुप्त होने के कगार पर हैं। कगार पर होंगे। ठीक है, तो उनको किस में शामिल कर देंगे हम? रेड डेटा बुक में। अब हम जानवरों के क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि जानवरों के उनकी उपस्थिति के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है। जैसे संख्या ज़्यादा है तो उनको क्या बोलेंगे? संख्या कम है, या बिल्कुल ही समाप्त हो गई है तो उसको कैटेगराइज करके देखेंगे। इसको ख़त्म करो। तो प्राणियों की उपस्थिति को 6 वर्गों में बांट के देखा जा सकता है। विश्व संरक्षण संघ के द्वारा पेड़ पौधों और पशुओं को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सामान्य श्रेणी। सामान्य श्रेणी, श्रेणी है ना, समान जातियाँ। तो देखो भाई, सामान्य जातियाँ का मतलब ये है कि जिसकी संख्या अभी ठीक ठाक चल रही है, जिसमें कोई कमी नहीं आ रही है, मतलब वो जनरल है, सब ठीक है। इसमें लिख देंगे जिन पेड़ पौधों या जंतुओं की संख्या में ज़्यादा कमी नहीं आई है उन्हें समान जातियां कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? संकटग्रस्त। अभी बता दिया कि जिनकी संख्या लगातार क्या हो रही हो?
कम हो रही है और कुछ दिन के बाद डर सता रहा है कि वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, तो उनके ऊपर क्या मंडरा रहा है, संकट की घड़ी आ गई है। इसलिए लिखेंगे ऐसे पेड़ पौधे या जंतु जिनकी संख्या लगातार घट रही है उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। इरेज करो। तीसरा हम देखते हैं सुभेद। तो संकटग्रस्त सुभेद ऐसा है कि जिनकी संख्या घट रही है, अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो भी किस में पहुंच जाएंगे, संकटग्रस्त में पहुंच जाएंगे। वो होती है सुभेद। जिन पेड़ पौधों या जंतुओं के संख्या में कमी आ रही है और उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो कहाँ पहुँच जाएंगी, तो वे संकटग्रस्त श्रेणी में पहुँच जाएगी। नेक्स्ट क्या है, दुर्लभ जातियां। दुर्लभ का मतलब समझ रहे हो ना, जिसका मिलना बहुत ही क्या हो, रेयर हो। यह भी सुभेद प्रकार की जातियों के समान है, क्योंकि इनकी भी संख्या प्रायः कम हो रही है। नहीं रोका गया तो ये भी सुभेद में पहुंचेगी और फिर सुभेद से कहाँ पहुंच जाएगी, संकटग्रस्त में। कितना नंबर तक हो गया था, पांचवा बताइए। पांचवा क्या है, स्थानीय जातियां। स्थानीय का मतलब ही है किसी विशेष स्थान पे पाया जाए, उन्हें क्या बोलेंगे, स्थानीय जातियां। ऐसे पेड़ पौधे या प्राणी जो किसी विशेष स्थान पर पाए जाते हैं उन्हें स्थानीय जातियां कहा जाता है। और लास्ट क्या है, लुप्त जातियां। तो लुप्त जातियां क्या है, जो बिल्कुल ही क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया है, उन्हें क्या बोलते हैं, लुप्त जातियां कहते हैं। देखो, इनको बचाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है और इसीलिए वनों को कई प्रकार से क्षेत्र में डिवाइड किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, जिसको इंग्लिश में नेशनल पार्क बोलते हैं, या वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इस प्रकार के क्षेत्रों को घोषित कर करके सरकार इन्हें बचाने का काम करती है। ठीक है, तो हर एक राज्य में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है। हमारे बिहार में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। क्या नाम है, जोर से बोलो। बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, जो हमारे जस्ट ऊपर वाले जिला, हमारे जस्ट इसके उत्तर में स्थित है। वो जिला क्या नाम है, पश्चिमी चंपारण। क्या नाम है,
तो पश्चिमी चंपारण में एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। वन्य जीव अभयारण्य 6-7 हैं, उदयपुर, भीम बांध, कैमूर में है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य हैं। फिर मध्य प्रदेश में 10-12 इस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो जहाँ ज़्यादा वन है वहीं तो ज़्यादा उद्यान बनाए जाएंगे। उद्यान का मतलब ये होता है कि किसी विशेष क्षेत्र को चिन्हित कर दिया जाता है और उसमें कोई जानवर रहता है, तो कहा जाता है कि ऐसे क्षेत्रों में किसी को जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर इंसान जाएंगे तो वहाँ पेड़ों की कटाई करेंगे। पेड़ कटने से जानवरों के भोजन और निवास में क्या आ जाएगा? कमी आएगा, जिससे उनकी संख्या क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। इसी प्रकार से गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में स्थित है, वो भी नेशनल पार्क है, वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर पाए जाते हैं, इस प्रकार से चिन्हित किया गया है। व्हाइट टाइगर सबसे ज़्यादा सुंदरवन वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। सुंदरवन जो भारत का सबसे बड़ा, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वहाँ पे व्हाइट टाइगर, नाम सुने हो? बंगाल टाइगर, तो बंगाल टाइगर उसी व्हाइट टाइगर के नाम से है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। लियोपार्ड राजस्थान के क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक गेंडा का नाम सुने हो? राइनो, एक सींग वाला गेंडा सबसे ज़्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो असम में बनाया गया है। इस प्रकार से पूरी लिस्ट राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तुम्हारे किताब में 14 दिया है, लेकिन वर्तमान में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जा चुके हैं। तो उन सब की लिस्ट यहाँ पे पब्लिश हो रही होगी और मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि कौन कौन से हैं। चलो मध्य प्रदेश में इसमें दिया हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। बांधवगढ़, फासिला, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और संजय डुबड़ी राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा 3-4 और राष्ट्रीय उद्यान इसमें और जुड़ चुके हैं। कर्नाटक में है गांधी सागर, बांदीपुर, भद्रा, डांडेली और सरावती। राजस्थान की बात करें तो रणथंभौर, घना, दर्रात, सरिस्का और डेजर्ट अभयारण्य। आंध्र प्रदेश में काबला, किन्नरसानी, मालापट्टी। केरल में परम्बिकुलम, पेरियार और विनायड। उत्तराखंड में देखोगे तो जिम कार्बेट, जिसका नया नाम हो गया है राम गंगा नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। नंदा देवी, केदारनाथ और चीला अभयारण्य। उत्तर प्रदेश में दुधवा, चंद्रप्रभा। दुधवा नेशनल पार्क बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दुधवा, जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। असम में काजीरंगा, मैंने बता दिया अभी, काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। मानस और सोनाई रूपा वन्य जीव अभयारण्य। झारखंड में हजारीबाग, पलामू और डालमा। तमिलनाडु में मुद्दुमलाई, अन्नामलाई और गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। मलाई शब्द पर्वतों के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, ये अंत में मलाई मलाई सब पर्वत के लिए प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र में बोरीवली, टोडोबा और डाकना। गुजरात में यहाँ गिरी लिखा है, लेकिन याद रखना गिर होता है, गिर। गिर एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और वालवाडार। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में रोहिला और शिकारी देवी। पश्चिम बंगाल में जल्दापड़ा और सुंदरवन टाइगर रिजर्व। अभी मैंने बताया सबसे ज़्यादा बाघ वाइट कलर के कहाँ मिलते हैं? सुंदरवन में। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश वन्य जीव अभयारण्य तथा जनफा लिखा है, जनफा वन्य जीव अभयारण्य। उड़ीसा में सिमलीपाल और चिल्का, चिल्का झील का नाम है। इधर छत्तीसगढ़ में देख लो इंद्रावती, कांकेर, कुटरू, उदयंती और तमोर पिंगला। जम्मू कश्मीर में दीनगांव राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में कंचनजंगा, ये पर्वत का भी नाम है। और मिजोरम में डाम्फा, नागालैंड में इटेंगी वन्य जीव अभयारण्य। इसके अलावा बिहार में नहीं दिया है, तो उसमें जरूर नोट डाउन करना। बिहार में वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। कौन सा है? वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। उसके बाद इसमें आगे हम देखेंगे कि वन्य जीव अभयारण्यों की सूची मिलेगी तुम लोगों को, जिसमें 14 वन्य जीव अभयारण्य की सूची है। नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, मानस, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, डिब्रू सैखोवा, दिहांग देवांग, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अगस्तामलई, अचानक, अमरकंटक। इसके अलावा मैं और 4 सूचियों का नाम उसमें पब्लिश करूंगा, जिसको देख के तुम लोग एक बार जरूर लिख लेना अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं अब अगला जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा चिपको आंदोलन से संबंधित। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में हुई थी टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्र में, जो आज के
उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 2000 ईस्वी में इसको बांट कर अलग कर दिया गया है। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में हुई थी। इसमें पेड़ों को बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया है।